हेलो फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स। जैसा कि पिछली क्लास में अपने भाग 1 को कंप्लीट किया था और उसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक अपन ने पढ़ा था कि देश को किस तरह से डिफाइन किया गया है, किस तरह से बाहर के क्षेत्रों को भारत में शामिल किया जा सकता है। अगर देश के अंदर ही नया राज्य बनाना है तो नए राज्य के बनाने की प्रक्रिया क्या है। तो और चौथे आर्टिकल में एक नया राज्य या यूनियन टेरिटरी बनाई जाती है या इनकी बाउंड्री में अगर कोई बदलाव किया जाता है तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही अपने यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, भारत का एकीकरण जो है वो पढ़ा और उसके बाद अपन ने रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का पुनर्गठन पढ़ा था। तो वो 3 क्लास में अपन ने पहला भाग जो है कंप्लीट किया था। और जैसा कि मैंने बताया था कि सिटीजनशिप वाला जो जो प्रोविजंस हैं वो अपने स्प्रिंग बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर वो वीडियोस पड़े हैं, तो आप उनको वहां से देख लें। और इसलिए अब अपन जो है भाग 2 को इसलिए छोड़ रहे हैं जिसमें नागरिकता से रिलेटेड जो है प्रोविजंस हैं जिनको मैंने बहुत डिटेल में विस्तार से समझाया हुआ है यूट्यूब चैनल पर। तो वो वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। उसमें इंडियन डायस्पोरा वगैरह के बारे में जो है वो पूरा बताया गया है। तो आज अपन देखेंगे भारतीय संविधान का पार्ट 3 जिसमें फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लेन किया गया है। और जैसे कि क्लास की जो इंट्रोडक्शन दिया था, बीच में एक ओवरव्यू लिया था संविधान का, उसमें भी अपने बात चली थी कि हमारे संविधान निर्माताओं ने, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हम इंडियंस को जो है सबसे पहले उनके अधिकार दिए, राइट्स दिए। और इसीलिए हम लोग जो है आज भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और कर्तव्यों को हम लगभग भूल गए हैं। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मेरे ख्याल से फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन लोग जो है अपने अधिकारों के प्रति कुछ ज़्यादा ही सचेत हैं या जागरूक हैं, ऐसा हम लोगों का मानना है। लेकिन रियलिटी ये है कि भारत के लगभग 99% लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है। हाँ, आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं इसलिए अपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, और वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ते हैं, न कि जागरूक नागरिक होने के नाते आप ये देखते हैं कि आपके राइट्स क्या क्या हैं। चलिए खैर, एग्जाम के बहाने ही सही, तो आज अपन देखते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो सबसे पहले तो ये मैं कह दूं कि फंडामेंटल राइट्स का जो कंसेप्ट है वो अमेरिका से लिया है। जैसा कि अपन ने इन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर जो पढ़ा था, तो उसमें अपन ने अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीजें ली थी उनके बारे में उस समय देखा था। तो संविधान के जो स्रोत उस समय भी देखा था। तो अब अपन थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अमेरिका वैसे पहला देश था जिसने अपने नागरिकों को मूल अधिकार दिए थे, फंडामेंटल राइट्स जो है वो दिए थे। जैसा कि आपको पता होगा, अमेरिका जो है 1776 में आजाद हुआ था, 1776 में। अमेरिकी जो जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी अमेरिका के रूप में, तो उन्होंने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया था 4 जुलाई 1776 को। उसके बाद में जो है 1783 के आसपास जो है ब्रिटेन ने उसकी आज़ादी को अप्रूवल दी थी, मान्यता दी थी। और उसके बाद पहले चूंकि अलग अलग कॉलोनीज थी, 13 उपनिवेश थे, 13 कॉलोनीज थी, इन सब ने बाद में मिल के एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया था। तो 1787 में अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, 1787 में अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बना था। और 1787 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, 1776 को अमेरिका आजाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। इसके बाद 1787 में अमेरिका का संविधान जो है वो बना था, जो कि सॉरी संविधान जो है वो बना था। कब बना था कॉन्स्टिट्यूशन? 1787 में।
तो जो मूल कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इस मूल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स जो है वो नहीं दिए गए थे। उसके बाद 1791 में जो है बिल्स ऑफ राइट्स जो है, वैसे ये पेश तो पहले किया गया था, लेकिन फाइनली दिसंबर 1791 में जो है वो बिल्स ऑफ राइट्स जो है वो पारित किए गए थे। ये टोटल वैसे तो 12 बिल पारित किए गए, पेश किए गए थे, 12 थे। इसमें से जो पहला बिल था और जो दूसरा बिल था वो दोनों पारित नहीं हुए थे, और बाकी के जो तीसरा चौथा और करके 12 तक जो बिल्स थे, वो 12 बिल जो है वो 1791 में पारित हुए थे। और इनके द्वारा ही ये जो 10 बिल पारित किए हुए थे, कितने बिल पारित हुए थे? 10 पारित हुए थे, और इसके द्वारा ये 10 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए गए थे, और इन 10 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो है ये फंडामेंटल राइट्स जो है वहां पे प्रोवाइड करवाए गए थे अमेरिकी नागरिकों को। तो इस तरह से किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइड ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो प्रोवाइड किए गए थे अमेरिका में। और वैसे अमेरिका से पहले यूके में, यानी कि ब्रिटेन ने भी जो है अपने नागरिकों के लिए, बच्चों की अपन जानते हैं कि ब्रिटेन का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लिखित संविधान नहीं है। वहां पे परंपरागत रूप से वहां की पार्लियामेंट ने पहले आज दिन तक, शुरू से लेके अब तक जो भी एक्ट पास किए हैं, वो सारे जो एक्ट हैं पुराने, वो सभी मिला के ही ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। और उस एक्ट को अगर बदलना हो तो पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से नया एक्ट पास करके और उस पुराने एक्ट को चेंज कर सकती है। तो जो पुराने एक्ट हैं वही ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो उसी तरह से एक एक्ट जो है वो पास किया, पहले बिल था और बाद में बिल, आपको ये पता ही होगा कि जब भी पार्लियामेंट में पेश होता है तो वो बिल होता है, और उसके बाद जब वो पारित हो जाता है और राष्ट्रपति उसके ऊपर जब अपने हस्ताक्षर कर देता है तो फिर वो एक्ट बन जाता है। तो बिल और एक्ट एक ही है, प्रोसेस में होता है तब तक वो बिल कहलाता है, और पास होने के बाद वो एक्ट कहलाता है। तो जो है, तो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसने भी एक जो है वो एक्ट पारित किया था 1689 में, यानी कि अमेरिका से भी 102 साल पहले अपने नागरिकों को अधिकार दे दिए थे। तो ये तो हमसे पहले जो है शुरुआत में किसने अपने नागरिकों को अधिकार दिए थे, इसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री थी और हमने वहां से ये चीज ली है। तो अब देखते हैं, आगे देखें, थोड़ा अपन एक्सप्लेन कर देते हैं कि कुछ टर्म्स यूज में ली जाती है। अधिकार क्या होता है, उसके बाद नेचुरल राइट्स क्या होते हैं, उसके बाद ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, उसके बाद लीगल राइट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या होते हैं, और फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। क्या इनमें कोई फर्क होता है या नहीं होता है, अपन ये थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू वाली जो चीजें हैं वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जैसे कि अपन देखें, सबसे पहले जो है अधिकार। तो अधिकार क्या होता है, राइट क्या होता है? आप किसी चीज पर दावा करो तो वो राइट होता है क्या? ये चीज मेरी है, इस पे मेरा अधिकार है। लोग खूब दावे करते रहते हैं, अधिकार जताते रहते हैं। किसी वस्तु पर अधिकार जताते हैं, किसी संस्था पर अधिकार जताते हैं, किसी व्यक्ति पर भी अधिकार जताते हैं, वो तो मेरे अधिकार में है, उसे जैसा कहूं वैसा करेगा। तो सारे जो दावे पेश किए जाते हैं वो अधिकार नहीं होते। तो फिर अधिकार क्या होते हैं? रीजनेबल क्लेम्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी। ऐसे युक्ति संगत दावे जिन्हें सामान्यतः समाज स्वीकार करता है और मानता है कि हाँ ये सही बात है, ये इस पे इसका अधिकार है। तो अगर राइट को एक्सप्लेन करना है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि रीजनेबल क्लेम्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड विच इज गारंटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द लीगल लॉज और स्टेट। अगर वहां पे तक पहुंच जाते हैं तो फिर वो लीगल राइट हो जाता है। तो ये एक तरह से लीगल राइट की डेफिनेशन जो है वो हम मानते हैं। और सामान्य राइट की बात करें, जहां पे तो संस्था नहीं है, तो समाज के द्वारा जो स्वीकार्य दावे होते हैं वो, उन्हें हम अधिकार जो है वो कह सकते हैं। उसके बाद दूसरी जो चीज है वो है प्राकृतिक अधिकार।
नेचुरल राइट्स। प्राकृतिक अधिकार क्या होते हैं, नेचुरल राइट्स क्या होता है? तो वैसे तो अगर सिंपली इसे डिफाइन करें तो प्रकृति से मनुष्य को जो अधिकार मिलते हैं, किससे मिलते हैं? प्रकृति से। यानी कि जिन्हें कोई सरकार नहीं देती, कोई संस्था नहीं देती, कोई संविधान नहीं देता, कोई कानून नहीं देता। जन्म से हर व्यक्ति को कुछ अधिकार प्राप्त है। राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू रिमेन हैप्पी, खुश रहने का अधिकार। तो जीवित रहने का अधिकार है, स्वतंत्र रहने का अधिकार है, खुश रहने का अधिकार है, संपत्ति संग्रहित करने का अधिकार है। तो ये कुछ अधिकार होते हैं जो जन्म से ही होते हैं हमें। ठीक है, खाना खाने का अधिकार, पानी पीने का अधिकार, जीवित रहने के लिए जो जो हमारे जीवन की जो आवश्यकताएं हैं वो प्राप्त करने का हमारा अधिकार है, और उनसे हमें कोई वंचित नहीं कर सकता। तो ये प्रकृति के द्वारा दिए जाते हैं, ये जन्म से प्राप्त होते हैं, जन्मते ही प्राप्ति होते हैं। जो ही कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो प्राप्त होते हैं। फिर तीसरा, ये सार्वभौमिक होते हैं। यूनिवर्सल है, इसमें कोई देश काल परिस्थिति के साथ किसी तरह के बदलाव नहीं आ सकते। ऐसा नहीं कि आज से 10,000 साल पहले ये अधिकार था और आज ये नहीं है, ऐसा नहीं है। ये यूनिवर्सल होते हैं। और इसके बाद जो है ये वैसे नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, नेगेटिव। देयर क्या कहेंगे, वो इनकी जो प्रकृति नेचर है वो नेगेटिव होती है। नेगेटिव होती है कि यानी कि इन्हें वंचित नहीं कर सकते। इसमें सब में आएगा, व्यक्ति को जीवित रहने से वंचित नहीं कर सकते आप, व्यक्ति को संपत्ति नहीं छीन सकते आप, व्यक्ति को खुश रहने से नहीं रोक सकते आप, तो व्यक्ति को स्वतंत्र रहने से नहीं रोक सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। वो करना व्यक्ति को खुद को ही है, इसलिए दूसरे को चला के इसके लिए पॉजिटिव कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। तो यानी कि ये नेगेटिव नेचर। अब नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होते हैं, अपन जब आर्टिकल 14 पढ़ेंगे तो मैं थोड़ा और इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूंगा ज्यादा सही तरीके से। तो ये कुछ विशेषताएं होती है जिन्हें कि हम प्राकृतिक अधिकार कहते हैं, और सामान्यतः ये जो अधिकार होते हैं वो सब हमारे प्राकृतिक अधिकार होते ही हैं। तो ये हो गया नेचुरल राइट्स। अब अगर देखें नेचुरल राइट्स की जैसे विशेषताएं मैंने बताई कि ये प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होते हैं, ठीक है, ये सार्वभौमिक यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है, इनका जो सोर्स है वो नेचर है, नेचर ने जन्म से ही हमें दिए हैं, और ये नेगेटिव नेचर में होते हैं, नकारात्मक प्रकृति होती है। नकारात्मकता का मतलब अभी आपको समझ नहीं आएगा, आगे चल के आप मेरे ख्याल से आप समझ जाएंगे। उसके बाद जो है अब ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार। वैसे बहुत सारे लोगों का तो ये मानना है कि जो ह्यूमन राइट्स है, मानवाधिकार है, ये और नेचुरल राइट्स आपस में अलग नहीं है, एक ही बात, सिनोनिम्स है। एक मनुष्य को जन्म से कुछ जो अधिकार प्राप्त होते हैं वो उसके अधिकार है। तो ज्यादातर लोग मानते हैं कि प्राकृतिक अधिकार और मानवाधिकार ये एक ही है, इनमें कुछ भी अलग नहीं है। क्योंकि जैसे मानवाधिकार में जीवित रहने का अधिकार है, व्यक्ति को स्वतंत्र रहने का अधिकार है, उसको संपत्ति रखने का अधिकार है, उसको खुश रहने का अधिकार है, उसको खाने पीने का अधिकार है, प्यास बुझाने का अधिकार है, खाना खाने का अधिकार है, कपड़े पहन के अच्छे मकान में रहने का अधिकार है। ये सारे अधिकार जो है वो होते हैं, जो प्राकृतिक अधिकार हैं वो मानवाधिकारों के तहत भी आते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, इसमें कुछ फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। पहला तो वो कहते हैं कि स्रोत, जो प्राकृतिक अधिकार नेचुरल राइट्स होते हैं, इनका स्रोत तो जो है वो प्रकृति है, जबकि जो ह्यूमन राइट्स हैं, सबसे पहला तो ये कि प्राकृतिक अधिकारों को अभी तक संहिताबद्ध नहीं किया गया है, कोडिफिकेशन नहीं किया गया उनका, ये नेचुरल राइट्स हैं। लेकिन ये जो राइट्स होते हैं ये संहिताबद्ध किए जाते हैं, कोडिफिकेशन किया जाता है, प्रॉपर इनकी लिस्ट बनाई जाती है कि ये अधिकार है। पहला फर्क दोनों में जो है। दूसरा, ये प्रकृति से हमें मिलते हैं, जबकि इनको जो है वो राज्य प्रदान करता है, राज्य प्रदान कर सकता है, कोई संस्था कर सकती है,
और इनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसी न किसी के ऊपर होती है। तो हमारे जो मानवाधिकार हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, ये यूएनओ के द्वारा डिफाइन किए गए हैं, जबकि नेचुरल राइट्स कोई डिफाइन नहीं करता। कोई सबकी सब एक कॉमन जनरल एक विचार है, जबकि ये ह्यूमन राइट्स जो है वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो 1948 में जो है वो डिक्लेयर किया गया था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो 1948 में यूएनओ के द्वारा डिक्लेयर किया गया था, और जिसमें 30 जो है वो आर्टिकल्स हैं, और उनमें ह्यूमन राइट्स को डिफाइन किया गया है कि ये अधिकार होने चाहिए। तो प्राकृतिक अधिकारों से मानवाधिकार जो है वो इस तरह से एक तो अलग होते हैं कि इनका स्रोत जो है प्राकृतिक अधिकारों को प्रकृति है, जबकि इसका स्रोत जो है वो राज्य होता है या कोई संस्था जैसे यूएनओ है, तो वो इसके लिए प्रयास करती है, या राज्य के द्वारा निर्मित कानून होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे भी जो है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो बनाया गया है हमारी संसद ने। तो इस तरह से विधि के द्वारा संरक्षित होते हैं ये अधिकार, और ये डिफाइन किए हुए होते हैं। बड़ा फर्क जो है दोनों में ये होता है। और उसके बाद तीसरा, ये केवल नेगेटिव, इनकी जो प्रकृति है नकारात्मक होती है कि व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया, हर एक सेंटेंस में ये होगा, इससे जीवित रहने से वंचित नहीं किया जा सकता, स्वतंत्र रहने से वंचित नहीं किया जा सकता, उसको संपत्ति रखने से वंचित नहीं किया जा सकता, उसको खुश रहने से वंचित रोका नहीं जा सकता। तो इसमें नहीं 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 है। यहाँ पे क्या होता है कि चूंकि ये राज्य इसको बिल्कुल डिफाइन करता है और राज्य का खुद का कर्तव्य है, तो राज्य एडिशनल अधिकार, राज्य की जिम्मेदारी बनती है। तो इसमें नकारात्मकता के साथ साथ नेगेटिव तो होते ही हैं, ये सकारात्मक भी होते हैं। यानी कि राज्य लोगों को रोटी कपड़ा मकान उपलब्ध करवाएगा, राज्य लोगों के मनोरंजन की सुविधा करेगा, यानी जिसमें कुछ करना होता है। इसमें तो होता है कि इससे रोकना नहीं है, किसी को पाबंदी नहीं लगानी है, इसमें चला के सकारात्मक कुछ कार्य करने पड़ेंगे। तो जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, इस ये स्टेट के द्वारा या किसी अथॉरिटी के द्वारा या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं उनको, और उनको एक दर्जा दिया जाता है, स्टेटस दिया जाता है, और उनको पालन करवाने के लिए जो है स्टेप्स उठाए जाते हैं, कार्य किए जाते हैं। जैसे कि हमने हमारे देश में ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन के लिए जो है ह्यूमन राइट कमीशन बना रखा है। आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि नेचुरल राइट कमीशन जो है वो कहीं बना हो, या नेचुरल राइट्स को भी किसी ने कहीं संहिताबद्ध किया हो। तो जो भी नेचुरल राइट्स को अगर संहिताबद्ध कर दिया है किसी ने एक मनुष्य के लिए, ये तो होना ही चाहिए, तो उनको वो फिर ह्यूमन राइट्स की कैटेगरी में जो है वो आ जाते हैं। और उसमें चूंकि कि इस राज्य को ये करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पॉजिटिव उसके जीवन के लिए कुछ करना पड़ेगा, नहीं, आप तो बस उसको डिस्टर्ब मत करो, उसको किसी चीज से वंचित मत करो, आप खुद करो या नहीं करो इसमें, लेकिन इसमें राज्य को चला के कुछ चीजें करनी पड़ेगी। तो इस तरह से जो है अपन ने ये डिफाइन किया कि नेचुरल राइट्स और ह्यूमन राइट्स में क्या फर्क होते हैं। वैसे ये जो अभी तक जो मैंने पढ़ाया है, ये बेसिक आपको इंटरव्यू के लिए ध्यान रखना है। आपकी मुख्य परीक्षा में इससे रिलेटेड या प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड प्रश्न मेरे ख्याल से नहीं बनते हैं, पर फिर भी बन जाए, प्रीलिम्स में कभी कभी बना भी सकते हैं, तो इसलिए वैसे आप इसको ध्यान में रखें। उसके बाद फिर जो है ये वही वाली बात है जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है 1948 में यूएनओ ने इसका संहिताबद्ध जो है वो किया था, और डिक्लेयर किया था कि ये मानवाधिकार माने जाएंगे, और पूरी दुनिया जो भी यूएनओ के सदस्य देश हैं उन सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो मानवाधिकारों को प्रोटेक्ट करे। और सामान्यतः अमेरिका जो है वो विश्व में सबसे बड़ा झंडाबदार बनता है ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए, और सभी देशों के अंदर वो कहता रहता है कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, और इसलिए हम उस देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे, या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो है वो उस आवाज उठा के और उस देश को कंट्रोल में लेना चाहता है या थोड़ा नीचा दिखाना चाहता है कि वहाँ पे मानवाधिकारों का प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है।
उसके बाद जो है अब है विधिक अधिकार, लीगल अधिकार। ये बिल्कुल सिंपल है। हमारे भारत के अंदर विधिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो संसद के द्वारा या हमारी विधानसभा स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो एक्ट पास करके और जो नागरिकों को दिए जाते हैं, वो अधिकार विधिक अधिकार, लीगल राइट्स कहते हैं। और सिंपल एग्जांपल अगर इसका मैं दूं तो नरेगा एक्ट जैसे पारित किया गया है, और नरेगा एक्ट में ये कहा गया है कि एक साल में बेरोजगार व्यक्ति को या जो सरकारी नौकरी में नहीं है उन लोगों को मिनिमम, पहले 100 दिन थे और अब कुछ राज्यों में बढ़ा के 150 दिन भी किए गए हैं, तो मिनिमम इतने दिन का रोजगार दिया जाएगा। तो अब ये आपका कानूनी अधिकार है कि सरकार आपको रोजगार देगी, और मिनिमम उतने दिन यदि आपको रोजगार नहीं देती है सरकार, तो आप न्यायालय में जा सकते हैं और न्यायालय, कोर्ट आपको कंपेंसेशन दिलाएगा स्टेट से। बाइंडिंग हो जाता है, स्टेट के लिए, सरकार के लिए बाध्यकारी है। नरेगा से पहले भी बहुत सारे रोजगार की योजनाएं चली थी, लेकिन नरेगा उनसे अलग क्यों थी? क्योंकि इससे पहले जितने भी रोजगार की, एम्प्लॉयमेंट के लिए जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट ने चलाई थी, कोई भी लीगल स्कीम नहीं थी, यानी कि पार्लियामेंट ने लॉ पास करके कोई स्कीम नहीं बनाई थी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने स्कीम बना दी, आपको फायदा मिला या नहीं मिला। अगर आपको फायदा नहीं मिला है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि सरकार को मुझे भी ये देना ही पड़ेगा। तो नरेगा पहली ऐसी रोजगार की योजना थी जिसको लीगल स्टेटस दिया गया था, विधिक जो है वो मान्यता दी गई थी। और लीगल स्टेटस मिलते ही नागरिकों का ये अधिकार हो जाता है कि वो कोर्ट में जाके, अगर सरकार के विरुद्ध, वो कोर्ट में भी जा सकते हैं और अपना हक प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर सरकार नरेगा के तहत रोजगार नहीं देती है तो सरकार इस कानून का वॉयलेशन कर रही है, और इसलिए न्यायालय सरकार को फटकार लगा सकता है कि ये क्या तरीका है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा लीगल राइट क्या होता है। उसके बाद जो है फिर एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। वैसे तो संवैधानिक अधिकार, वैसे इतने साल तक इस टर्म का यूज नहीं होता था, पर अभी 4-5 साल पहले यूपीएससी ने प्रीलिम से, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का इतना ज्यादा यूज नहीं होता था, दो ही तरह के राइट्स पढ़ते थे, लीगल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स। लेकिन यूपीएससी ने जब से एक क्वेश्चन पूछा कि वोटिंग राइट जो है वो कैसा राइट है, अब उसमें मताधिकार, और पहले लोग पढ़ते थे संपत्ति का जो अधिकार है वो भी, राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो पहले फंडामेंटल राइट था और बाद में उसे विधिक राइट, लीगल राइट बना दिया। ऐसे पुरानी जितनी भी बुक्स है उसमें आपको यही मिलेगा। लेकिन यूपीएससी ने सबकी आंखें खोली अभी 4-5 साल पहले, और उस समय फिर ये चर्चा में आएगा, अच्छा विधिक अधिकार और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है वो अलग होते हैं। तो विधिक सामान्य संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा जो नॉर्मल एक्ट पास करके और कोई भी अधिकार आपको दिया जाता है, तो वो तो हो गया विधिक अधिकार। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर किसी चीज का मेंशन किया गया है तो वो जो अधिकार है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो बनता है। तो जैसे कि वोटिंग राइट है, वोट देना, हर एक जो वयस्क नागरिक है भारत का, उसको मत देने का अधिकार होगा। आर्टिकल 326 में, मेरे ख्याल 326 ही है, उसमें ये क्लियर लिखा हुआ है। तो मतदान का अधिकार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल लिखा है। राइट टू प्रॉपर्टी भी, क्योंकि पहले फंडामेंटल राइट था लेकिन बाद में आर्टिकल 300A में रख दिया, तो संविधान के अंदर अब उसका उल्लेख है, इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी भी जो है अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो इस तरह से संविधान में जिन अधिकारों का उल्लेख किया जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होते हैं। और उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, ये तो आज अपन पढ़ेंगे ही कि मूल अधिकार क्या होते हैं। जो हमारे जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका के अंदर वो जो 10 अधिकार हैं वो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके। अपन हर देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है अपने नागरिकों को जो अधिकार देता है वो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, और हर देश में अलग अलग तरीके से जो है ये डिफाइन किया जाता है इनको। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में जो राइट्स दिए गए हैं वो राइट्स जो है वो फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन जो है वो फिक्स है। तो जो भाग 3 में दिए गए हैं वो फंडामेंटल राइट्स है, और भाग 3 के अलावा
बाकी जगह कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी दिए हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। दोनों में क्या फर्क है? जो संविधान के भाग 3 में जिन अधिकारों का उल्लेख किया गया है वो तो है मूल अधिकार, और भाग 3 के अलावा दूसरी जगह कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई अधिकार दिया गया है नागरिकों को तो वो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और जो यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, और उसके बाद पार्लियामेंट अगर कोई एक्ट पास करके सिटीजन्स को कोई अधिकार देती है तो वो कहलाता है लीगल राइट। लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड फंडामेंटल राइट। मेरे ख्याल से ये टॉपिक जो है वो आपका क्लियर हो गया होगा। अभी तक अपन ने फंडामेंटल राइट्स को पढ़ना शुरू नहीं किया है, अभी तक अपन केवल उसको ओवरव्यू ले रहे हैं, अधिकार होते क्या हैं ये समझ रहे हैं। अब अपन एक बार जो भाग 3 है, पार्ट 3 है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उसका एक हल्का सा ओवरव्यू ले लें कि आखिर आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो ये दिए गए हैं, कहाँ से दिए गए हैं? आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। तो आर्टिकल 12 से 35 का ओवरव्यू लेंगे अगले पेज में अपन। अब यहां शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स। जो आर्टिकल 12 है इसमें राज्य की परिभाषा, यानी कि आपको अधिकार कौन देगा, आपके अधिकारों को प्रोटेक्ट कौन करेगा, ये जिम्मेदारी किसकी है कि सभी लोगों को उनके मूल अधिकार मिलने चाहिए। तो ये जिम्मेदारी तय की गई है कि स्टेट प्रोवाइड कराएगा। अब स्टेट का मतलब क्या होता है ये इसमें पहले एक्सप्लेन किया। जिम्मेदार व्यक्ति को तय किया गया है कि ये है जो आपको फंडामेंटल राइट्स उपलब्ध कराएगा, ये जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व इसका है, तो वो स्टेट का है। और स्टेट वर्ड का मतलब जो है ना, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं तो देश को स्टेट बोलते हैं। वैसे सामान्यतः कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे भाग में पढ़ेंगे तो जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा ये राज्य होते हैं, पर यहाँ पे इस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है कि ये भाग 3 में कहीं पर भी राज्य शब्द का उल्लेख आएगा तो उसका मतलब हरियाणा, पंजाब, राजस्थान नहीं है। उसका मतलब क्या है ये एक्सप्लेन आगे अपन देखेंगे जब इसको आर्टिकल को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आर्टिकल 13 में फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन दिया गया है कि पार्लियामेंट विधि बनाकर आपके फंडामेंटल राइट्स को कम नहीं कर सकती। आपके वो कवच है आर्टिकल 13 आपके फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए। उसके बाद जो है आर्टिकल 14 से आपके फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो इन दोनों में फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए गए। पहले जवाबदेह कौन होगा, किसकी जिम्मेदारी है, उसके बाद उसकी सुरक्षा, बचाव किया गया है फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 13 में। ये भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे आगे, एक ओवरव्यू ले रहे हैं। उसके बाद जो है फंडामेंटल राइट्स दिया गया सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, सभी लोग समान है। तो मूल फंडामेंटल राइट जो है वो 6 है, पहले 7 थे बाद में 6 हो गए, तो ये 6 जो है। तो ये जो समानता का अधिकार है ये आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है, 14, 15, 16, 17 और 18। तो ये 5 आर्टिकल आते हैं जिन सब में समानता की बात की गई है, इक्वलिटी की बात की गई है। क्या क्या की है ये आगे देखेंगे अपन। फिर दूसरे में आ जाता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। और देखिए अभी आपको लगेगा कि ये क्या पढ़ाया जा रहा है, कई लोगों को थोड़े ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो मैं आपको बता दूं। अभी यूपीएससी का जो एग्जाम हुआ था उसमें प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था, अस्पृश्यता का निवारण, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कौन से अधिकार के तहत आता है, और यही अधिकार दिए हुए थे मेन, और मेरे एक दो स्टूडेंट ने ये भी गलत कर दी। तो इसलिए एक ओवरव्यू भी पता होना चाहिए, क्योंकि अपन जब डेप्थ में जाते हैं तो सीधे आर्टिकल्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो ऊपर से ये वाली चीज को लाइटली ले लेते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इन चीजों को भी लाइटली ना लें। हालांकि ये चीजें
जो है अब वो पटवारी कांस्टेबल में पूछी जाने वाली चीजें हैं। आरएस और आईएएस में इसकी उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन कई बार पूछ लेते हैं। तो दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, और ये आर्टिकल 19 से शुरू होके और 22 तक है। 4 आर्टिकल दिए गए, पहले में 5 थे, इसमें 4 आर्टिकल है। 19, 20, 21 और 22, इन 4 आर्टिकल में जो भी बात की गई स्वतंत्रता की बात की गई। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं होना चाहिए, और ये तीसरा राइट है, और ये 23 से 24 के बीच है। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया है चौथा। और 5वां है आपके सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और एक्सप्लेन करेंगे आगे अपन इसको। और 6 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में एक ही है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो अब अपन देखें कि ये जो अधिकार दिए गए हैं आपको, पहला है समानता का, इक्वलिटी का, समानता। दूसरा है स्वतंत्रता। तीसरा है शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता। हालांकि स्वतंत्रता पहले दिया गया था, तो यहाँ यहीं पे ये भी स्वतंत्रता दे देते धर्म की, लेकिन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये अश्योर करना था। यहाँ पे खूब सारी स्वतंत्रताएं दी है, तो धार्मिक स्वतंत्रता भी यहीं पे कर लेते, लेकिन इस पर एम्फेसाइज करना था, इसको फोकस करना था, सेकुलरिज्म को सुनिश्चित करने के लिए। इसलिए राइट टू फ्रीडम जो है वो एक अलग से अधिकार, जो फंडामेंटल राइट दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल, अब ये भी जो है ये अधिकार है कि जो भी माइनॉरिटीज हैं, 2 तरह की माइनॉरिटीज को मेंशन किया गया है, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज, भाषाई अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यक, तो वो अपनी जो कल्चर है अलग, उस कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये अधिकार उन्हें दिया गया। और संवैधानिक उपचार, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने तो इसको संविधान की आत्मा कहा है कि यही है सबसे ज्यादा, ये एक ऐसा अधिकार है जो इन सब अधिकारों की रक्षा करता है। अगर स्टेट ये अधिकार आपको प्रोवाइड नहीं करवाता है, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। ये अधिकार देता है आर्टिकल 32, और इसके तहत 5 तरह की रिट का प्रोविजन किया गया है जो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकती है। तो इस तरह से ये 6 जो है वो फंडामेंटल राइट्स है। सामान्य बहुत ही वैसा वाला प्रश्न है जो अब आपसे उम्मीद नहीं करते कि पूछा जाएगा। तो 6 फंडामेंटल राइट्स है। 7वां फंडामेंटल राइट एक और था, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जनता पार्टी की जब सरकार आई थी, तो 44th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, उससे संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटा दिया गया और आर्टिकल 300A में उसको रख दिया गया, 300A में। तो इस तरह से जो है वो संपत्ति का अधिकार जो है वो समाप्त कर दिया गया है और 300A में रख दिया, तो इसलिए अब वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। तो ये हो गया। ये कहाँ तक आर्टिकल तक पहुंच गए? 32। तो अपन ने देखा आर्टिकल 12 स्टेट की डेफिनेशन, आर्टिकल 13 आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन दिया गया है, फिर 14 से लेके 18 तक, 19 से लेके 22, 24, 28, 30, 31 जो है वो अब समाप्त कर दिया गया है, जिसके तहत आर्टिकल 31, और ये 32 तक। तो अब अपन ने देखा कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें भाग 3 तो आर्टिकल 35 तक है, अनुच्छेद 35 तक है। तो आगे क्या है, तो अपन ओवरव्यू ले रहे हैं। तो आगे अपन देखें कि आर्टिकल 33, फिर बचेगा आर्टिकल 34, और फिर बचेगा आर्टिकल 35। तो इनमें सामान्य सी जानकारी दी गई है, तो उससे थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहे हैं, तो अपन देख लेते हैं पहले इसमें क्या दिया है। ये पहले फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लेन कर दिया गया। उसके बाद जो है आर्टिकल 33 में ये बताया गया है कि सेना, पुलिस, अर्धसैन्य बल, ठीक है,
मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, ये जो भी सामान्यतः जिन्हें अपन बेल्ट की नौकरी जो कहते हैं, ठीक है, उन सब के फंडामेंटल राइट्स में कटौती की जा सकती है। कटौती की जा सकती है। यहां पे आपको इस बात पे ध्यान देना है, सकती है, ऐसा नहीं है कि इन सब के फंडामेंटल राइट्स में कटौती की जाती है, ऐसा नहीं लिखा है। इनके की जाएगी, ऐसा भी नहीं लिखा है। अगर संसद को सही लगे कि भाई ये इनको मूल अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए, तो इनके मूल अधिकार में कटौती की जा सकती है। जो भी फोर्सेस हैं उनके फंडामेंटल मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। ये इन पे है, संसद पे है कि वो करे या नहीं करे। उसके बाद 34 में सेम इससे मिलता जुलता ये मार्शल लॉ जहां पे लगा हुआ है। अब ये प्रश्न होगा कि मार्शल लॉ क्या होता है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसे एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि मार्शल लॉ हम किसे कहेंगे। ब्रिटिश काल में अपन पढ़ते हैं कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उस समय वहां पे मार्शल लॉ जो है वो लागू था। लेकिन अभी जो है वो मार्शल लॉ को हमारे संविधान ने एक्सप्लेन नहीं किया गया है। मार्शल लॉ सैनिक शासन जो होता है, जैसे कि कहीं का भी जो शासन व्यवस्था है वो सिविल जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनसे लेके और मिलिट्री को सौंप दिया जाता है। वहां के सारे अधिकार जो है कि अब वो लॉ एंड ऑर्डर भी वही मेंटेन करेंगे और सामान्य जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज है वो भी उनके नियंत्रण में ही रहेगी। तो ऐसी जो स्थिति होती है जब कहीं बहुत ज्यादा क्योस या एनार्की फैल जाती है, अराजकता फैल जाती है, तो ऐसी स्थिति में मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है लगाया जा सकता है। और उस समय जहां लगाया जाता है मार्शल लॉ, वहां पर भी फंडामेंटल राइट्स में कटौती की जा सकती है। जिस एरिया में मार्शल लॉ लागू होता है वहां उस क्षेत्र में मार्शल लॉ जिस समय लागू है उस समय फंडामेंटल राइट्स को रिड्यूस किया जा सकता है, किसी भी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन किया गया है। और उसके बाद में आर्टिकल 35 में ये कहा गया है कि कहीं पे भी इस भाग में आर्टिकल 12 से लेके यहां तक अगर कहीं प्रोविजन दिया गया है कि फंडामेंटल राइट्स में कटौती की जा सकती है, तो वहां पे वो कटौती केवल संसद करेगी। फंडामेंटल राइट्स को रिड्यूस करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। यानी कि यहां जैसे कि कहा कि सेना और पुलिस के फंडामेंटल राइट्स को कम किया जा सकता है, तो अब जो ही सुना कि अच्छा पुलिस के फंडामेंटल राइट्स को कम किया जा सकता है, हमारे डीजीपी जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जब भी ये पढ़े और जो अच्छा पुलिस कम, और वो दूसरे दिन आदेश निकाल के और कह दे कि पुलिस के जितने भी जवान हैं उनको स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया जाता है, 19 से लेके 21 तक अधिकार उनको प्राप्त नहीं होंगे, तो नहीं, डीजीपी साहब जो है वो पुलिस के फंडामेंटल राइट्स में कटौती नहीं कर सकते। स्टेट होम मिनिस्टर है वो भी नहीं कर सकते, चीफ मिनिस्टर नहीं कर सकते, कैबिनेट नहीं कर सकती, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकता, तो कौन कर सकता है? पार्लियामेंट, संसद। कहीं पर भी अगर फंडामेंटल राइट्स को, और वो भी पार्लियामेंट भी तब कम करेगी जब इसमें कहीं लिखा हुआ, जैसे कि आर्टिकल 33 में ये लिखा है कि सेना, पुलिस, अर्धसैन्य बल, इंटेलिजेंस, इनके फंडामेंटल राइट्स कम किए जा सकते हैं, तो ही कम कर सकती है। अन्यथा तो आर्टिकल ये वाला पढ़ेंगे तब पता है इसमें क्लियर लिखा है, इसमें अलग लिखा है कि पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकती कि जिससे फंडामेंटल राइट्स कम होते हो। इधर कह रहे हैं नहीं कम कर सकती, इधर कह रहे हैं संसद कम कर सकती है, तो इस दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है, पर ये कॉन्ट्राडिक्शन है नहीं। ये क्योंकि ये आर्टिकल क्लियरली कहता है कि अगर कहीं पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दे रखा है तो पार्लियामेंट कम कर सकती, उसमें फिर अगर प्रोविजन दे रखा है तो दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो इस तरह से ये है, अपन ने देखा कि आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट दे रखी है, आर्टिकल 13 में फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन दिया गया है, उसके बाद ये फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और यहाँ वापस एक्सेप्शंस दिए गए हैं
33 में है, 33 में कि पुलिस सेना के कम किए जा सकते हैं, 34 में है जहां मार्शल लॉ लागू होता है वहां कम किए जा सकते हैं, और 35 में कि ये जो कम किए जाएंगे और भी कहीं है प्रोविजन, तो वो कम केवल कौन करेगी, संसद जो है वो करेगी। तो इस तरह से ये लिया हमने एक ओवरव्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं, हमारे पार्ट 3 का, फंडामेंटल राइट्स का। अब अपन डिटेल से इनको पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ते हैं, क्योंकि ये भी आर्टिकल जो है बहुत बड़े हैं, यहाँ तो मैंने आपको शॉर्ट में समझाए हैं। तो एक बार आगे चलते हैं, देखिए अब आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट जो है वो दी गई है, राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की जो परिभाषा है, जैसा कि मैंने कहा कि इस भाग में आर्टिकल 12 के बाद 13 से लेके और आर्टिकल 35 तक, अगर इस भाग में कहीं पर भी ये जो भाग 3 है, यहां से लेके 12वें आर्टिकल से लेके और 35 आर्टिकल तक, कहीं पर भी इनमें अगर कहीं पर भी स्टेट या राज्य शब्द का प्रयोग होता है तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका आप क्या समझेंगे राज्य का मतलब, ये इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो ये जो स्टेट शब्द है, क्योंकि सामान्यतः जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हैं और वहां पे अगर स्टेट शब्द का यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है एक देश, और 4 विशेषताओं से स्टेट बनता है। ये अपन ने वेरी फर्स्ट जो इंट्रोड्यूसिंग क्लास थी उसमें मैंने बता दिया था। तो वो वहां मतलब होता है राज्य का, देश। फिर हमारे इस भाग के अलावा 35 के बाद आगे कहीं पर भी और कोई दूसरे हैं, वहां पे अगर पढ़ेंगे तो वहां उसका मतलब फिर होगा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, कितने राज्य हैं, यूनियन टेरिटरी, उस अर्थ में राज्य होता है। पर यहां वो मतलब नहीं है। तो फिर यहां क्या मतलब है राज्य का, तो ये एक्सप्लेन किया गया है कि संघ की सरकार और विधायिका, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन, यानी केंद्र में जो संसद है वो, और मंत्री परिषद जो भी है वो, और उसके जितने भी अधिकारी हैं, तो केंद्र की सरकार और विधायिका। उसके बाद राज्य की सरकार, स्टेट लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, स्टेट की विधायिका और स्टेट की कार्यपालिका या सरकार, सरकार कह दो या कार्यपालिका कह दो, एक ही बात है, एग्जीक्यूटिव को ही सरकार कहते हैं। तो और राज्य के प्राधिकारी, स्टेट ऑथोरिटीज, अन्य अधिकारी, केंद्र सरकार के जो है वो अन्य अधिकारी जो होते हैं, प्राधिकारी जितने भी उसके जो है वो सब। अब ये प्राधिकारी जो है अथॉरिटी, इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पे किया कि इसके तहत और कौन कौन आते हैं। तो जो पीएसयू होते हैं, सरकार की जो कंपनी है, वो भी इसी के अंतर्गत आती है, वो भी राज्य में आएगी। गवर्नमेंट फाइनेंस से जो की गई जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी स्टेट के अंतर्गत ही आएंगे। प्राइवेट कोई इंस्टीट्यूशन है और वो गवर्नमेंट की इंस्ट्रूमेंट के रूप में, एक यंत्र के रूप में काम कर रहा है गवर्नमेंट के निर्देशों पे, तो वो भी जो है वो स्टेट के तहत आएगा। तो यानी कि मैंने पहले कहा और अब एक बार फिर कहता हूं कि आर्टिकल 12 में यह जिम्मेदारी निर्धारित की गई है स्टेट की, कि फंडामेंटल राइट्स, नागरिकों को, सिटीजन्स को उनके फंडामेंटल राइट्स उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य की है। किस जिम्मेदारी किसकी है, राज्य की। राज्य क्या करेगा, सभी नागरिकों को, और वैसे कई अनेक अधिकार ऐसे हैं जो गैर नागरिक विदेशी हैं उनको भी मिलेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन उपलब्ध कराना है, प्रोटेक्शन नहीं देना, उन्हें उपलब्ध कराना है, प्रोटेक्ट करने के साथ साथ सकारात्मक होकर उसे मेहनत करनी है ताकि जो भी आगे लिखे हुए हैं वो सुनिश्चित रह पाए। ये जिम्मेदारी तय की गई है राज्य की, और वो जिम्मेदारी, राज्य एक बड़ा शब्द है और इसका मतलब है कि केंद्र की जो विधायिका है उसकी जिम्मेदारी है,
केंद्र की जो कार्यपालिका है उसकी जिम्मेदारी है, राज्य की जो विधायिका है, हमारी जो विधानसभा है इसकी जिम्मेदारी है, हमारी जो राज्य सरकार है इसकी जिम्मेदारी है, और सरकार से संबंधित जितनी भी संस्थाएं होती है, जितने भी अधिकारी होते हैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरह से सरकार से लिंक है और सरकार उसके माध्यम से अपना कार्य कर रही है, तो वो सब इस राज्य के अंतर्गत आते हैं, और इन सब की जिम्मेदारी है कि हम सभी को फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल करवाए। तो आर्टिकल 12 में स्टेट को एक्सप्लेन किया गया है कि आगे, क्योंकि आगे हर जगह लिखा होगा कि राज्य जो है वो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, राज्य किसी को उपाधियां नहीं देगा। तो आर्टिकल जो है वो 18 में लिखा है जैसे कि राज्य जो है वो किसी तरह की टाइटल्स नहीं देगा। तो वहां राज्य का मतलब क्या राजस्थान जो है वो नहीं देगा टाइटल, हरियाणा पंजाब नहीं देगा, केंद्र सरकार दे सकती है? नहीं, यहाँ राज्य की में केंद्र की भी आ गया, राज्य भी आ गया, सरकारी जो भी अथॉरिटीज है वो सब आ गई है। ये एक्सप्लेन किया गया है आर्टिकल 12 में। उसके बाद जो है फिर देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि कालांतर में जो है इसको एक्सप्लेन किया गया, और एक्सप्लेन सुप्रीम कोर्ट जब व्याख्या करता है अन्य प्राधिकारी का क्या मतलब है, तो उन्होंने कहा कि सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स है PSU, ये भी राज्य के तहत ही मानेंगे, और राज्य निधि से पोषित स्टेट फंडेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इसमें आएंगे, और इवन बाद में तो एक कोर्ट ने ये कहा प्राइवेट संस्थान है और गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम कर रही है, तो वो भी इस अन्य प्राधिकारी के तहत आते हैं। तो ये सब इन सब की जिम्मेदारी है, तो ये भी इसी का एक हिस्सा है। तो ये था आर्टिकल 12। अब अपन पढ़ेंगे आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में जैसा कि मैंने पहले बताया था, ओवरव्यू लिया था, आर्टिकल 13 में मूल अधिकारों को प्रोटेक्शन दिया गया है कि हमारे जो मूल अधिकार है ये विधि से कम नहीं हो सकते, लॉ के द्वारा, किसी भी लॉ के द्वारा उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता, भले वो लॉ पुराना हो, संविधान से पहले का हो, भले ही संविधान लागू होने के बाद कानून बनाया हो, किसी ने भी बनाया हो, उससे हमारे ये जो फंडामेंटल राइट दिए इनको कम नहीं किया जा सकता। यानी कि हमारी जो सरकार है किसी भी कानून से मूल अधिकार को कम नहीं कर सकती, ये इसमें एक्सप्लेन किया गया है। अब इसमें भी क्या है कि हर चीज को बहुत सारे डायमेंशंस देने पड़ते हैं, बहुत सारे तरीकों से। ये पहला जो आर्टिकल 13(1) है, ये कहता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ है उनके बारे में लागू होता है, संविधान पूर्व के कानून के लिए है कि संविधान पूर्व की कोई विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है, वह असंगति की सीमा तक शून्य होगी। Any pre-constitutional law which is inconsistent with the fundamental rights, fundamental rights के साथ वो inconsistent है, contradictory है, उससे असंगत है, क्या है? असंगत है, फंडामेंटल राइट से मेल नहीं खा रहा है, विरोधी कानून है, तो shall be void, वो शून्य होगा, to the extent of incontingency। ठीक है, तो यानी कि इनकंसिस्टेंसी, सॉरी, तो जितनी असंगतता है इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो कोई भी विधि है, जैसे एक विधि है जिसमें 1, 2, 3, 4 और 5 प्रोविजन है, पुराना कानून है, अंग्रेजों के समय का बना हुआ कानून। आप ध्यान रखना, हमारे जो है ज्यादातर कानून आज जो चल रहे हैं वो अंग्रेजों के जमाने के ही बने हुए हैं, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। तो पुराना जो कानून है, और उस कानून की ये 3 प्रोविजन, 1, 2 और ये 3 प्रोविजन जो है वो फंडामेंटल राइट्स के विरोध में है। जैसे इसमें लिखा है कि राज्य उपाधियां प्रदान करेगा, ठीक है। इसमें भी ऐसा ही कुछ लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होगी,
इसमें लिखा है। और इसी तरह इसमें भी कुछ लिखा है कि विचरण नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी, किसी को कभी भी जो है रोक के घर में रखा जा सकता है। और इसमें कुछ अलग है इसमें। तो ये जो कानून है, पुराना कानून है, तो ये जो 3 बातें हैं जो अपन फंडामेंटल राइट आगे पढ़ेंगे उनके अनुकूल नहीं है, उनको कम करती है। तो ये तीनों जो प्रोविजन है ये शून्य हो जाएंगे, पूरा कानून शून्य नहीं होगा। ये जो 2 प्रोविजंस हैं ये फंडामेंट, तो यहाँ पे लिखा है कि असंगति की सीमा तक, जितनी असंगति है उतना ही शून्य होगा, पूरा कानून शून्य नहीं होगा। ये 3 असंगत है तो 3 प्रोविजन खत्म हो जाएंगे और ये दोनों जो है वो खत्म नहीं होंगे, ये एज इट इज लागू रहेंगे। पर अगर ये जो 2 प्रोविजन है, जो खास बातें इसी में थी, ये अगर समाप्त हो गए और इसका कोई महत्व नहीं है तो ये भी समाप्त हो जाएंगे। उस स्थिति में जब इनका कोई सार तत्व निकलता ही नहीं है, कंक्लूजन ही नहीं निकलता, तो ये भी समाप्त हो जाएंगे। अन्यथा ये समाप्त, अगर इनका कोई मीनिंग निकल रहा है, इनका कोई इफेक्ट है, अभी भी ये प्रभावी कानून है, तो ये कानून लागू रहेगा। तो पहली बात इसे कहते हैं पृथक्करण का सिद्धांत। क्या कहते हैं? पृथक्करण का सिद्धांत, यानी कि पृथक किया जाएगा कानून की असंगति तक। आगे देखेंगे अपन इसको भी। उसके बाद जो है दूसरा है, अब ये तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल पुराने अंग्रेजों के जमाने के कानून की बात थी। ये जो बात है वो है अब कि राज्य अब कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता, स्टेट के द्वारा बनाया गया कानून जो फंडामेंटल राइट से असंगत है, वो कि वो पहले वाली असंगत और आगे वाली बात वो ये कानून असंगत है तो वह असंगति की सीमा तक शून्य होगा। लॉ मेड बाय स्टेट if inconsistent with the fundamental rights, then it would be void till the inconsistency, यानी कि असंगति की सीमा तक शून्य होगा, टिल द इनकंसिस्टेंसी, जहां तक इनकंसिस्टेंट है वहां तक वॉइड होगा, रिमेनिंग कानून वैसा का वैसा रहेगा। तो दोनों में फर्क ये है कि ये संविधान से पूर्व की जो विधियां हैं उनके बारे में बात करता है, ये वो जो आर्टिकल है, और आर्टिकल का ये भाग संविधान लागू होने के बाद ये जो कानून है उनके ऊपर लागू होता है। यानी कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती या हमारी विधानसभा ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को कम करता हो। ये 2 चीजें जो है वो दी गई है। उसके बाद जो है अब तीसरी बात जो है वो ये है कि यहाँ पे ये विधि लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ये जो कानून और विधि एक ही बात है, कहीं पे विधि लिख दिया लॉ, इंग्लिश में एक ही टर्म है लॉ, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? तो अपन ने पिछले आर्टिकल में पढ़ा था कि जो राज्य शब्द का प्रयोग किया उसका क्या मतलब था। तो वैसे कि वैसे यहाँ विधि का मतलब क्या होता है? सामान्यतः विधि का मतलब होता है जो विधायिका के द्वारा बनाई जाती है, लेजिस्लेचर के द्वारा जो बनाई जाती है उसे विधि कहते हैं। तो केंद्र में जो है वो पार्लियामेंट बनाती है और राज्यों के अंदर जो है वो हमारी राजस्थान में विधानसभा बनाती है। तो विधानसभा जो भी एक्ट पास करती है वो एक्ट जो है वो विधि होता है। तो एक्ट, तो क्या यहाँ पे जो बात की गई है कि एक्ट के द्वारा फंडामेंटल राइट्स को कम नहीं किया जा सकता, क्या विधि का मतलब केवल एक्ट है या विधि का मतलब ज्यादा है इसमें? तो ये एक्सप्लेन किया गया है इस तीसरे में। ये तो खैर जो संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा लॉ इज एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ बनाया जाता है वो तो एक्ट में आता ही है, इसमें तो कोई विवाद ही नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी कई चीजें यहाँ पे इस भाग 3 में कहीं पर भी विधि शब्द का यूज हुआ है तो यहाँ विधि का मतलब वो सब कुछ ही होगा। तो और क्या क्या होगा? प्रेसिडेंट और गवर्नर के द्वारा जो ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है, ऑर्डिनेंस क्या होता है ये भी अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अगर पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर
सेशन में नहीं है और गवर्नमेंट को इमरजेंसी में किसी कानून की आवश्यकता होती है, तो केंद्र में प्रेसिडेंट को और स्टेट्स में गवर्नर को ये अथॉरिटी है कि वो टेम्परेरी कानून बना सकता है। ठीक है, अस्थायी कानून जो होता है उसे ऑर्डिनेंस कहते हैं, जो सेंटर में प्रेसिडेंट के द्वारा और स्टेट में गवर्नर के द्वारा जारी किया जाता है, तो वो भी इसी विधि के अंतर्गत आएगी। इसके बाद सरकारी दफ्तर या सरकारी अधिकारी के द्वारा जारी किया गया हर आदेश, ऑर्डर, ठीक है, हर आदेश, ठीक है, ऑर्डर, बाई लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस, ठीक है, और नोटिफिकेशन, अधिसूचना, ऑर्डर्स, बाईलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, और इवन कोई भी रूढ़ी या प्रथा भी है, कोई कस्टम भी है पुराना जो विधि जितना प्रभावी है, तो ये सब इस विधि के तहत आएंगे, एक्ट के तहत आएंगे। तो यहां कहने का सिंपल मतलब है कि इन दोनों में ये कहा गया है कि जो एक्ट है, विधि है, जो लॉ है, वो फंडामेंटल राइट्स को कम नहीं कर सकता। फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन दिया गया है कि इन्हें कम नहीं किया जा सकता, इन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता। किसके द्वारा नहीं किया जा सकता? लॉ के द्वारा। और ट्रेडिशनली लॉ का मतलब तो यही होता है संसद और विधानमंडल के द्वारा पारित अधिनियम। लेकिन यहां इस आर्टिकल 13 के 3 में ये कहा है कि केवल वो ट्रेडिशनल जो लॉ माना जाता वो नहीं, ये सब भी लॉ के दायरे में आएंगे। अर्थात इन सब के द्वारा भी फंडामेंटल राइट्स को कम नहीं किया जा सकता। किसी सरकारी आदेश के द्वारा, सरकारी नियम के द्वारा, सरकारी बायलॉज के द्वारा, सरकारी नोटिफिकेशन के द्वारा, किसी से भी फंडामेंटल राइट्स को कम नहीं किया जा सकता। ये एक्सप्लेन किया गया है विधि के तहत। यानी ऐसा कोई सरकारी आदेश भी आता है जो फंडामेंटल राइट्स का विरोधी होता है, तो न्यायालय उसे भी वॉइड घोषित करेगा। तो इस तरह से ये था आर्टिकल 13(3). और आर्टिकल 13(4) जो है वो अपन वैसे बाद में ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, जब ये फंडामेंटल राइट्स पूरे पढ़ लेंगे और फंडामेंटल राइट्स को कम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता उस समय पढ़ेंगे। पर फिर भी थोड़ा सा समझा देता हूँ कि आर्टिकल ये बाद में जोड़ा गया है 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, 24वें संविधान संशोधन से 1971 में इसे जोड़ा गया था इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा। और ये कहता है कि यहाँ जो अभी अपन ने एक्ट को डिफाइन किया गया था कि ये जो है वो अधिनियम जो होते हैं वो लॉ माने जाएंगे। यहाँ पे राष्ट्रपति राज्यपाल के द्वारा जो ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है, ठीक है, वो ऑर्डिनेंस भी एक्ट लॉ माना जाएगा। ये आदेश वादेश ये सब लॉ माने जाएंगे। यानी इनमें से किसी से भी फंडामेंटल राइट्स को कम नहीं किया जा सकता। लेकिन अब एक एक्ट और होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए होता है। तो यानी कि आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान में संशोधन किए जाते हैं वो विधि नहीं माना जाएगा, वो विधि नहीं है। ये एक्सप्लेन किया गया है। यानी कि इन सबसे फंडामेंटल राइट्स को जो है वो कम नहीं किया जा सकता। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, संशोधन अधिनियम है 368 के तहत, उससे फंडामेंटल राइट्स को कम किया जा सकता है। और आर्टिकल जो 13(2) है ये आर्टिकल 362 पर लागू नहीं होता, ये बाकी इन सब पर लागू होता है। इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि आर्टिकल 13(2) आर्टिकल 368 पर लागू नहीं होता। यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनमें सामान्य विधि के द्वारा इन्हें कम नहीं किया जा सकता, किसी आदेश से, नियम से, विनियम से कम नहीं किया जा सकता, लेकिन इनको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से कम किया जा सकता है। ऐसा लिखा गया है आर्टिकल 13(4) में। तो मेरे ख्याल से ये आर्टिकल जो है वो क्लियर हो गया होगा आपका।
पहले में कहा है कि पुराने जो भी कानून है संविधान से पहले वाले वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के विरोधी हैं, तो विरोध की सीमा तक शून्य हो जाएंगे। इनकंसिस्टेंट है तो इनकंसिस्टेंसी की लिमिट तक वो जो कानून है वो खत्म हो जाएगा, फंडामेंटल राइट्स कम नहीं होगा। यानी कि टकराव होता है ना कि कानून और फंडामेंटल राइट्स में, तो रामायण महाभारत में तीर देखेंगे, 2 तीर आते हैं फिर एक गायब हो जाता है, तो गायब कौन होगा? जो कानून है वो गायब। अगर यहाँ आते हैं, टकराव होता है फंडामेंटल राइट्स और किसी कानून में, तो कानून गायब हो जाएगा। लेकिन इसमें पूरा कानून गायब नहीं होगा, उतना कानून जितना कि मूल अधिकारों का विरोधी है, कम करता है उनको। इसी तरह से बाद में भी क्लियर कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कि आगे भी सरकारें ये ध्यान रखें कि वो किसी भी कानून के द्वारा, किसी भी आदेश के द्वारा फंडामेंटल राइट्स को कम नहीं कर सकती। लेकिन बाद में ये जोड़ दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा फंडामेंटल राइट्स को कम किया जा सकता है, तो ये इसमें लिखा हुआ है। तो सामान्य विधि से, नियम से, आदेश से, प्रथा से, रूढ़ि से, ऑर्डिनेंस से किसी से भी फंडामेंटल राइट्स को कम नहीं किया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से फंडामेंटल राइट्स को कम किया जा सकता है। तो ये है आर्टिकल 13। अब आर्टिकल 13 से कुछ चीजें आती है निकल के, तो वो चीजें कौन कौन सी हैं? ये 3 चीजें जो है, 3 डॉक्ट्रिन जो है, 3 थ्योरीज, सिद्धांत जो है इससे निकलते हैं। पहला तो जुडिशियल रिव्यू। तब ये जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू देखते हैं, ये है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यानी कहें कि न्यायपालिका, जुडिशियरी। ये होती है विधायिका और कार्यपालिका। विधायिका क्या पास करती है? एक्ट पास करती है। कार्यपालिका क्या जारी करती है? आदेश, ऑर्डर जारी करती है। तो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर के द्वारा किया गया कोई भी एक्ट पास किया जाता है, कोई भी रूल बनाया जाता है, और एग्जीक्यूटिव जो भी ऑर्डर जारी करती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास यह अधिकार है कि वो इसका रिव्यू कर सकता है, इसका जांच कर सकती है, समीक्षा कर सकती है दोनों की। और ये अगर ये हमारे जो संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस दिए गए हैं, उन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अगेंस्ट है, ठीक है, तो इनको वॉइड घोषित कर सकता है जुडिशियली, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो ये जो अधिकार होता है उसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। न्यायपालिका के द्वारा पुनः अवलोकन करना इसका। पहले इन्होंने अवलोकन कर दिया था, अब फिर से अवलोकन करना, रिव्यू करना। और अगर वो गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इनको वॉइड घोषित कर देना, इनको शून्य घोषित कर देना, खत्म। तो ये शक्ति आर्टिकल 13(2) के द्वारा मिलती है। तो आर्टिकल 13(2) जो है वो जुडिशियल रिव्यू, उसमें लिखा है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जिससे फंडामेंटल राइट्स कम होते हो। अब नहीं बना सकता और बना लिया, तो इसका मतलब ये सुनिश्चित करना है किसके पास है? न्यायपालिका देखेगी कि उसने कहीं ऐसा बनाया तो नहीं है। तो इसलिए आर्टिकल 13(2) सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का अधिकार देता है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो जुडिशियल रिव्यू का अधिकार देते हैं। जुडिशियल रिव्यू आगे अपन और ढंग से पढ़ेंगे, इसको उस समय उनको भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है ग्रहण का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। ग्रहण लगता है जैसे जो चंद्र ग्रहण होता है, जो चंद्र ग्रहण क्या होता है? थोड़ी देर के लिए चंद्रमा छुप जाता है। क्यों छुप जाता है? क्योंकि चंद्रमा का खुद का प्रकाश है नहीं, सूर्य के प्रकाश से चमकता है ये, और अगर इनके बीच में पृथ्वी आ जाती है तो थोड़ी देर के लिए चंद्रमा दिखना बंद हो जाता है, तो चंद्रमा को ग्रहण। अब चंद्रमा दिखना बंद हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि चंद्रमा खत्म हो गया, समाप्त हो गया, नहीं।
कुछ देर के लिए छुपा है, लेकिन ज्यों ही ये पृथ्वी जो है थोड़ी सी आगे निकल जाएगी तो वो चंद्रमा वापस चमकने लग जाएगा। तो जब कोई चीज पूरी तरह से समाप्त नहीं होती है और कुछ समय के लिए वो छुप जाती है और थोड़े टाइम बाद वापस उठ के आ जाती है, तो उसे कहते हैं थ्योरी ऑफ एक्लिप्स या ग्रहण का सिद्धांत। अब ये यहां कहां लागू होता है? यहां पे ये लागू होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन पूर्व के अपन ने देखा आर्टिकल 13(1) जो था वो संविधान पूर्व के कानूनों के लिए था, और आर्टिकल 13(2) जो है वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए था। तो अब इसमें ये कहा गया, ये जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया बाद में कि संविधान पूर्व का जो कानून है, यदि वो फंडामेंटल राइट्स लॉ है और वो फंडामेंटल राइट्स के से इनकंसिस्टेंट है, असंगत है, अगर असंगत है तो यह पूर्व ये जो कानून है ये समाप्त नहीं होगा। बस इसके ऊपर ग्रहण लग गया है। और जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी को, और उस समय फंडामेंटल राइट्स थे और वो कानून भी था, और उस दिन चूंकि वो कानून फंडामेंटल राइट्स का विरोधी था, इसलिए वो कानून ढक गया, छुप गया, गायब हो गया। इन फ्यूचर थोड़े साल बाद सन 1999 में संसद जो है फंडामेंटल राइट्स में संशोधन कर देती है, इसमें बदलाव कर देती है, और इस बदलाव फंडामेंटल राइट्स में अगर कोई बदलाव किए जाते हैं और इस बदलाव की वजह से अब वो जो पुराना कानून था उसका और फंडामेंटल राइट्स का विरोधाभास समाप्त हो गया। अब वो कानून इसका विरोधी नहीं रहा, क्योंकि फंडामेंटल राइट खुद ही बदल कर इसके जैसा ही हो गया। तो यह जो कानून है पुनः जीवित हो जाएगा, वापस अस्तित्व में आ जाए। जिस तरह से चंद्रमा कुछ देर के लिए ढकता है और बाद में वापस वो चमकने लग जाता है, उसी तरह से जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है ये अगर फंडामेंटल राइट्स से विरोधी हैं तो ये समाप्त नहीं हुए हैं, ये ढक गए। और इन फ्यूचर कभी भी अगर पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट करती है और उस अमेंडमेंट से उस प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और फंडामेंटल राइट्स की इनकंसिस्टेंसी समाप्त हो जाती है, उनका विरोधाभास खत्म हो जाता है, तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ विल बी रिवाइव्ड, फिर से जीवित हो जाएगा और उतना ही प्रभावी रहेगा। तो ये थ्योरी जो है लागू होती है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर, और जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है इस पर ये लागू नहीं होगी, इस पर ग्रहण नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जब भाई आर्टिकल 13(2) में क्लियरली लिखा है कि संसद ऐसी विधि नहीं बना सकती, संसद या राज्य इस तरह की विधि नहीं बना सकता जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे, तो अगर लिखा हुआ है कि नहीं बना सकता तो मतलब आपको नहीं बनानी थी, तो फिर भी बना दी, तो बनाते समय ही आपने गलत विधि बनाई है। तो जिस कानून का उद्भव ही गलत ही है तो इस तो वो बनना ही अपने आप में गलत था, इसलिए वो कभी जन्मा ही नहीं है, तो वो पुनर्जीवित कैसे होगा? ये मरा नहीं है। ये तो क्या है कि बीच में जो है विरोध पहले से ही था। 26 जनवरी 1950 से पहले ये कानून सही था, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया था और फंडामेंटल राइट्स नहीं आए थे तब तक ये सही था, चला आ रहा था। लेकिन 26 जनवरी को ये जो है ये मरा है, और मरा है तो ये पुनर्जीवित हो सकता है। कब होगा? जब इनका विरोधाभास दूर होगा। लेकिन ये तो इसका जन्मना ही अवैध था, इसलिए कोर्ट का मानना है कि ये जो मोहलत दी गई है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को पुनर्जीवित होने की, जो क्षमता दी गई है, ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को नहीं दी जा सकती। तो दोनों में ये फर्क है। तो इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। और वैसे भी डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जो है एक जगह और लागू होती है। पार्लियामेंट कोई भी एक्ट पास करती है
2015 में एक एक्ट पास किया, कोई भी कानून बना दिया कि सभी नागरिकों को जो है सुबह 4 बजे उठना जरूरी है और 4 बजे के बाद जो उठे उसे फांसी की सजा दी जानी चाहिए। तो अब तुम सोचोगे कि ऐसा कठोर कानून थोड़ी होता, नहीं होता, पर एक एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि तुम्हें तो जोर आता ही है सुबह उठने में, कानून बना दिया। अब 2021 में वापस सरकार ने दूसरा एक्ट पास किया और उसमें कह दिया कि नहीं, 8 बजे तक सो सकता है आदमी, 8 बजे के बाद भी अगर कोई सोता रहे उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। तो आप जैसा कहेगा, अब ये क्या करें, ये विरोधाभास है, पहला कानून एक कहता है, दूसरा कानून कुछ और कहता है, कौन से कानून को माने। तो यहाँ पे थ्योरी ऑफ एक्लिप लागू होती है कि हमेशा विधायिका के द्वारा बाद में बनाया गया जो कानून है वो पहले वाले कानून पर हावी हो जाता है, छा जाता है, ढक देता है। और इन फ्यूचर अगर इस कानून को वापस समाप्त कर दिया, पार्लियामेंट ने वापस ले लिया, तो ये कानून फिर से पुनर्जीवित हो जाएगा। पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट पास किया जाता है, ठीक है। जैसे कांग्रेस की सरकार थी तो लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है वो पास किया, भूमि अधिग्रहण अधिनियम पास किया गया कांग्रेस की सरकार के द्वारा। उसके बाद बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी को लगा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत मुश्किल है, लैंड एक्विजिशन बहुत कठिन हो जाता है, तो उस कानून को थोड़ा सा लचीला बनाने के लिए, अब इनके पास राज्यसभा में मेजोरिटी थी नहीं, तो इन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया, 3 बार ऑर्डिनेंस पास किया, तो अध्यादेश जारी कर दिया, और वो अध्यादेश जारी करके जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था उसके अंदर संशोधन कर दिए और उसे लचीला बना दिया। अब जब तक अध्यादेश प्रभावी रहा, इफेक्टिव रहा, तब तक जो है वो जो संशोधन थे अध्यादेश के द्वारा वो लागू रहे, पुराना कानून के वो जो प्रोविजंस थे वो टक गए। लेकिन एक समय के बाद ऑर्डिनेंस वैसे अपने आप समाप्त हो जाता है, तो जो ऑर्डिनेंस समाप्त होगा तो पुराना वाला जो कानून है जो कांग्रेस के समय जैसे बना था एज इट इज वापस एज इट इज लागू हो गया। तो इतने समय तक जो है वो उस कानून पर ग्रहण लग गया था, तो वहां पर भी ये डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का प्रयोग जो है वो कर सकते हैं कि विधायिका के द्वारा जो पहले कानून बनाया जाता है, बाद में बनाया गया कानून पहले वाले कानून पर आच्छादित हो जाता है, उसे ग्रहण में डाल देता है। अगला है डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी, पृथक्करण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन, थ्योरी ऑफ सेपरेशन, ठीक है, सिवरेबिलिटी। इसका मतलब ये है, ये अपन ने देखा कि जैसे कि वो मैंने कानून वो बता दिया था, पृथक करना, यानी कानून को, कानून 1 2 3 4 ये प्रोविजंस हैं, और 4 में से 1 और 2 और 3 प्रोविजंस जो है वो फंडामेंटल राइट्स से असंगत है, और ये जो 2 प्रोविजंस हैं ये संगत है, ये कंसिस्टेंट है, और ये इनकंसिस्टेंस है। तो अब क्या होगा, ये केवल जो असंगत, ये पूरा कानून समाप्त नहीं होगा, इसे केवल जो असंगत है, इनकंसिस्टेंस है, वो ही जो है वो समाप्त होंगे, ये केवल समाप्त होंगे और ये लागू रहेगा। तो ये पृथक करने का, क्योंकि वो जो कानून है उसको बांट दो और उसमें से जो असंगत है केवल उसी को समाप्त किया जाए, उसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी या पृथक्करण का सिद्धांत। तो ये 3 जो सिद्धांत है वो हमें इस आर्टिकल में जो है वो मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आप देख लोगे अच्छे से, और मेरे ख्याल से आज की क्लास वैसे भी थोड़ी लंबी हो गई है, ज़्यादा हो गई है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में आगे के जो आर्टिकल्स हैं वो पढ़ेंगे। और अभी तक अपन ने फंडामेंटल राइट्स पढ़ने शुरू नहीं किए हैं, क्योंकि आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट दी गई है, और आर्टिकल 13 में जो है फंडामेंटल राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए कि भाई कोई भी सरकार जो है वो कानून बनाकर फंडामेंटल राइट्स को कम नहीं कर सकती, तो ये दिया है। अब अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, जिसमें कि आर्टिकल 14 से अपन शुरुआत करेंगे, और राइट टू इक्वलिटी जो है 14 से लेके 18 तक दिया गया है, तो अगली क्लास में अपन जो है राइट टू इक्वलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।